दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद एक बहस चली कि समाजवादी पार्टी को किसने हराया। क्या असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने हराया, क्या मायावती की BSP ने हराया, या खुद अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें हरा दिया। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा रैलियों के अंदर वो जैसे कहा करते थे पुलिस वाले बैठ जा तेरी वर्दी उतर जाएगी, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। तो ये इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक बयार सी आ गई अलग अलग तरह के लोग। और ये होता है कि जब आप हारते हैं तो आप पर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं, और जब आप जीत जाते हैं तो आपकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब एक साथ नहीं मिला दी जाती है। तो सोशल मीडिया पे हर कोई पॉलिटिकल पंडित बन बैठा है आजकल, हर कोई अपने आप को पॉलिटिकल पंडित बताने लगा है। आखिर में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे, क्योंकि ये एक हकीकत थी कि बीजेपी के ख़िलाफ़ और ख़ासकर योगी के काम को लेकर नाराज़गी ज़रूर थी लोगों के अंदर। लेकिन ये हकीकत है, मैंने 2014 में भी कहा था कि विकास के नाम पर बीजेपी कभी वोट नहीं लेती है। बीजेपी को जो वोट मिलता है मोदी के चेहरे से और हिंदुत्व की वजह से वो वोट मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन कुछ ऐसा ही रहा। दूसरा एक काम और ये रहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा उनका जो पॉलिसी रहती है, बिल्कुल उनकी गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन मोदी को वोट देने वाले वो लोग थे जिनके पास में अपना स्कूटर, अपनी बाइक, अपनी कार नहीं है। पेट्रोल का उन्हें टेंशन नहीं होता कि हम पेट्रोल इतना महंगा कहाँ से डलाएंगे। उन्हें सिर्फ ये टेंशन रहता है कि हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, हमारे घर में अनाज राशन कहाँ से आएगा। तो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने उन वोटरों को पॉइंट आउट किया था और नए नए अपने इस तरीके से गैस के बोतल दे देकर, गैस की टंकियाँ देकर, सिलेंडर देकर, अनाज राशन देकर, ऐसे तमाम चीज़ों से बीजेपी ने अपने वोट खड़े किए थे, नए वोट खड़े किए थे। दूसरा एक ये रहा कि RSS उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा कामयाब संगठन रहा। वो इसलिए कि दलितों को हिंदू बनाने में RSS कामयाब रहा। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही, आजमगढ़ से हैं कलीम सिद्दीकी, जनचौक के लिए काम करते हैं, बड़ी अच्छी खबरें लिखते हैं, खोजी पत्रकार हैं, अहमदाबाद में रहते हैं लेकिन आजमगढ़ के हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को और गुजरात की राजनीति को काफ़ी बारीकी से और करीबी से जानते हैं। और ये सभी जानते हैं कि देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक तौर पर अगर दो राज्य हैं तो वो उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। योगी और मोदी, ये दो चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे कलीम सिद्दीकी से। कलीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप हमें अक्सर वक्त देते रहते हैं। जो चुनावी विश्लेषण जो होता है कलीम, उसके लिए पहली शर्त तो ये होती है कि आपको जिस राज्य के बारे में, जिस पार्टी के बारे में आप विश्लेषण कर रहे हैं उनकी बारीकियाँ आपको पता होना चाहिए। लेकिन आजकल हर जगह कोई भी बस जाते हैं नहीं, ग्राउंड लेवल पर कुछ देखते हैं नहीं और पॉलिटिकल पंडित बन जाते हैं। देखिए, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद तो विश्लेषण लोग करते ही हैं अपने अपने हिसाब से। अभी डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर एक कोई अपनी राय रखने का तरीका बहुत आसानी से अपनी राय रख सकता है और इसमें आप पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को ली जानी चाहिए। और आज का जो ज़माना है, सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया जो है, इसका ये बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में, ख़ास करके जहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होते हैं। बिल्कुल। तो वो इसका यानी हर ज़माने में हर चीज़ का रोल था। कभी सड़कों पे लोग यानी इलेक्शन जो लोग लड़ते थे अपने स्लोगन सड़कों पर लिख दिया करते थे। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का उदय भी सड़कों पर जो है लिखकर और नारों से ही जो है इस पार्टी का उदय हुआ। जो वो बहुजन चेतना को काशीराम ने 84 के बाद जगाया और उसके बाद से जो और इस शायद जो है ये पहला इलेक्शन है जो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हारने और जीतने वाले से ज़्यादा तीसरी पार्टी की चर्चा हो रही है, वो बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हो रही है। और वजह भी है, ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी की हवा थी और बीजेपी के पक्ष में पूरा एक जनमत तैयार था उत्तर प्रदेश में। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जो जनमत तैयार था वो भाजपा के खिलाफ तैयार था। अच्छा, इस चीज़ को भाजपा के लोगों ने समझ लिया कि हमारे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हवा है और एक उत्तर प्रदेश
प्रदेश एक अहम सूबा है, तो इसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, यानी एक तरफ अखिलेश और समाजवादी की हवा बनी रही, और साथ में उस हवा को कैसे निकाला जाए वो पैरेलल तरीके से यानी बीजेपी ने की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी रही कि यानी दो लोग बाईपोलर इलेक्शन हो। ये बाईपोलर इलेक्शन शुरू से इन्होंने जो है ये सिर्फ नारा नहीं दिया कि 20 और 80 का 20 और 80 का नारा नहीं, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। हाँ, तो वो चीज़ जो है, अच्छा ये चीज़ को जो है सारे लोग समझ रहे थे, हालांकि समाजवादी के लोग भी समझ रहे थे, तो लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था इस चीज़ को यानी छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था अपनी हवा बनाने के अलावा। अच्छा, एक्सपेक्टेड ये भी नहीं था कि मायावती का वोट इतनी आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, उनका हमेशा कोर वोट हाँ, साथ रहता तो यानी ये लोग उस वक्त ये सोच रहे थे कि एटलीस्ट 25-30 सीटें तो बहुजन समाज पार्टी की आएगी। और अच्छा, ये इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा ही नहीं, लड़ने के साथ साथ उन्होंने वोट शिफ्ट कराया। वोट कैसे शिफ्ट हुआ, इसकी तैयारी एक दिन में नहीं किया कि इलेक्शन में जो है मायावती ने इशारा किया और उसके बाद हो गया। इन्होंने जो वो कोविड के टाइम से जो है गरीबों को राशन देने वाली जो स्कीम, उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है, ज़्यादातर वहाँ पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो हाँ, तो उनको जो है ऐसे वक्त में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी शहरी इलाकों में तो बीजेपी मजबूत रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने इस स्कीम के ज़रिए जो है लोगों को राशन पहुंचाया। अच्छा, वो राशन के ज़रिए तो बीजेपी कनेक्ट हो गई, लेकिन उसके बाद ये है कि वो वोट जो है तभी कन्वर्ट, क्योंकि वो ज़्यादातर वोट जो है पिछड़े वर्ग का है और बहुजन बहुजन वोटर था। तो अगर उनके बीजेपी को वो इसी शर्त पे वोट नहीं देंगे कि जब उनके सामने बहुजन समाज ना हो, तो उन्होंने जो है एक ऐसा नहीं है कि मायावती खिसक गए, वो तो यानी फेंका गई, यानी सपा और भाजपा और सपा की लड़ाई में मायावती खुद अपने आप को अलग करी। और ऐसा नहीं होता है कि वो एक तो चुनाव लड़ती नजर ही नहीं आई। उन्होंने मायावती ने अपने आप को दूर किया, और ये संगठन के जरिए इलेक्शन होते हैं, और उन्होंने मायावती ने अपने संगठन को इशारा कर दिया है कि भाई वोट को शिफ्ट करना है भाजपा को। यही हुआ है कि जिस तरीके से आपने बताया कि हवा नहीं थी मोदी की या योगी की वहाँ पर, क्योंकि मैं जब खुद उत्तर प्रदेश गया तो मैंने भी ये बात देखी थी वहाँ पर। जब मैंने लोगों से बात की तो हर 5 में से 4 लोग मुझे ये बोलने वाले मिले थे कि योगी से हम नाराज़ हैं, उसके काम से, योगी का काम अच्छा नहीं है। लेकिन आखिर में बात हिंदू मुसलमान पर आके रुकती थी उन लोगों की। वो कहते थे कि अखिलेश को हम वोट दें, लेकिन इसके बाप ने कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई थी। ये बात मैं खुद उत्तर प्रदेश में जाकर वहाँ के लोगों से मैंने बात की, तब ये बात हुई थी। दूसरा, जो आपने जो कहा कि वोट शिफ्ट किया गया, तो जो भाजपा को जो 2.5-3% का वोट का जो नुकसान होने वाला था, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, 2.5% वोट जो बढ़ा था उसका बीजेपी को फ़ायदा हो गया था। तो इस बार क्या ये माना जाए कि जो 2.5% वोट जो बीजेपी का छटक रहा था, मायावती के वोट में से वो पूर्ति कर ली गई बीजेपी के वोटों की? बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लें, तो वहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर सपा गठबंधन जो है वो क्लीन स्वीप करेगा, लेकिन वो क्लीन स्वीप हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश 7% यादव, 27% मुसलमान और 17% जाट, ये एक ठोस गठबंधन बना था। अच्छा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या लगभग 30% है। बिल्कुल। हाँ, वो जो, तो उसमें अगर दलित वोट जो है हाथी के ऊपर जाता, मायावती को जाता, तो भाजपा के पास 20 से 25% से ज़्यादा कुछ यानी अगड़ा वोट जो है वही मिलता, और थोड़ा बहुत गणेश से वोट मिलता। क्या माना तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का वोट जो पूरा शिफ्ट हो गया। ये जो वोट शिफ्ट हुआ कलीम, ये क्या वजह है? क्या ये मायावती के ऊपर जो मामले चल रहे हैं, क्या ये प्रेशर की पॉलिटिक्स थी, डराने धमकाने की पॉलिटिक्स थी, या क्या ये आरएसएस दलितों को हिंदू बताने में मनाने में कामयाब हो गई? क्या माना जाए? देखिए, अभी ये रिज़ल्ट आने के बाद मायावती से कभी दलित नाराज़ नहीं हुआ हिंदुस्तान का,
और भले सत्ता में नहीं, लेकिन ये इस इलेक्शन के बाद दलित का एक बड़ा तबका है, आम्बेडकराइट्स जो है मायावती से इस वजह से नाराज़ चल रहा है। और रही बात, ये ऐसा नहीं है कि मायावती एक जो है आंदोलन से खड़ी हुई नेता रही है, काशीराम के बाद जो है सबसे बड़ा चेहरा मायावती रही हैं। हाँ, तो वो उनको यानी ये कह देना कि भाई ईडी और इनकम टैक्स से डरा देना वो मुमकिन नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इसके पीछे देखिए एम्बिशन जो होता है सियासत में वो कभी ख़त्म नहीं होता। हो सकता है कि भाई मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, जिसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कोई किसी के पास ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो ये बात यानी इस अफवाह में भी सच्चाई लग रही है कि मायावती को बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। है ये यानी ये हाँ इस तरह का ऑफर हो सकता है मायावती को दिया गया हो। बदले में उन्होंने अपनी पार्टी सीधे मर्ज करा दे तो वो कोई दलित नेता दूसरा खड़ा हो जाएगा। ये सब अचानक नहीं हुआ है। हाँ। 2017 का जब चुनाव था तब भी हमने देखा कि बीएसपी ने, मायावती की पार्टी ने 100 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, यानी बीजेपी को खुला वॉकओवर उन्होंने दे दिया था। अभी 2022 के जो चुनाव विधानसभा के, उसके अंदर भी तकरीबन 112 सीटें ऐसी है जहां पर तकरीबन 68, 69, 70 के आसपास मुस्लिम उम्मीदवार दिए और बाकी यादव उम्मीदवार दिए थे मायावती ने। यानी सीधे तौर पर एक सोची साजी रणनीति के तहत ही पूरा किया गया। ये देखिए इलेक्शन, बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो वोट काटने के लिए नहीं खड़ी होती हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए खड़ी होती है। इसी तरह से उम्मीदवार तय किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सिराथू में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, राजभर के खिलाफ यानी जितने सपा के बड़े यानी गठबंधन और बड़े उम्मीदवार थे, और चुन के उन्होंने यानी अगर मुस्लिम है और वहाँ पे यादव भी ठीक ठाक है तो और सपा ने मुस्लिम दिया है तो उन्होंने या तो मुस्लिम या यादव दे दिया। यानी इस तरह से जो है टोटल बहुजन समाज 89 सीट्स जो है यानी सीट्स पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, इसी तरह यादव भी उतारे। और ऐसा नहीं है सिर्फ यादव, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो है जाट भी उतारे इसी तरह से। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो एमआईएम पे सवाल उठते हैं, लेकिन जो मैंने देखा सारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स खाली खंगोली मैंने, और इसीलिए हम ये विश्लेषण करने में हमने थोड़ा टाइम लिया कि ओवैसी की पार्टी ने, एमआईएम ने मुश्किल से 3 से 5 सीटें ऐसी है जहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। उसके अलावा ज़्यादातर, जैसा मैंने बताया कि मायावती ने 112 सीटें ऐसी है जहां पर उसने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, यादव उम्मीदवार उतारे, और वो 70 सीटें बीजेपी ने जीती है। देखिए जब कोई तीसरी पार्टी लड़ती है इलेक्शन तो किसी ना किसी का तो नुकसान होना ही है, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा दिखा कि मुस्लिम जो है वाकई यूनाइटेड हैं। तो मुस्लिमों ने एकदम यूनाइट होकर जो है गठबंधन को वोट किया। हालांकि इन एमआईएम के साथ ट्रेजेडी ये रही कि उन्हें उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में देखा जाए उम्मीदवार अच्छे नहीं मिले, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान एमआईएम से ये डर तो था कि ये डैमेज करेगी, लेकिन जो है कुछ सीट पे नुकसान हुआ। एमआईएम का जो लग रहा था कि डैमेज करेगी, लेकिन जिस तरीके से बीच चुनाव में शुरुआत में ही राजभर ने जिस तरीके से दगा देकर चले गए, वहीं से तकरीबन ये मान लिया गया था कि अब एमआईएम की हवा निकलेगी। दूसरा जो आपने कहा कि वोटों को लेकर मुसलमानों ने एक अच्छा वो किया, यहाँ पर मुसलमानों ने एक अच्छा मैसेज ये भी दिया कि हम कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं देते हैं, हम उम्मीदवार अच्छा है, मजबूत है तो हम उसको वोट देंगे। दूसरा ये कलीम, कहीं ना कहीं यूपी के चुनाव में ओवैसी के 2 बयान वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हुए, ऐसा लगता है। एक तो बयान जब उन्होंने दिया था पुलिस वालों को लेकर कि कल योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा, तो ये जो बयान ये कहीं ना देखिए असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे और समझदार पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का बयान जो है भाजपा इंतज़ार करती है, यानी सिर्फ आपकी ज़ुबान से निकल जाए वो पकड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं डैमेज तो हुआ इससे जो है हिंदू यूनाइट हुआ है, यानी वो यूनाइट एमआईएम के ख़िलाफ़ नहीं सपा के ख़िलाफ़ हुआ कि उन्होंने माना कि भाई ये जो है ओवैसी और ओवैसी और सपा ये सारे लोग एक ही हैं,
उन्होंने यानी जो बीजेपी भाजपा का वोटर है उसके लिए सपा और एमआईएम दोनों एक ही जैसी पार्टी दिखी। हाँ दिखी। हालांकि जो है हिंदुओं ने भी यानी 36% अगर वोट मिले हैं तो उत्तर प्रदेश में तो 18% है मुस्लिम, और 4% एटलीस्ट 4 से 5% जो है एमआईएम बसपा कांग्रेस इधर उधर तो गए होंगे। जो 14% के बाद जो वोट मिले हैं वो तो सारे हिंदू ही वोट मिले हैं। और लेकिन ये बात सही है कि मुसलमान आज नहीं हमेशा या तो वो पार्टी देख के वोट करता है या उम्मीदवार देख के करता है, धर्म देख के जो है कभी वोट नहीं किया है। अच्छा, दूसरा लेकिन इसमें ये चुनाव में ये भी रहा कि भले लोग कह रहे हैं ओवैसी की हार हो गई, ये तमाम ये सही बात है, हार हुई है, लेकिन ओवैसी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में, ये भी एक सच्चाई। देखिए पहले के मुकाबले में इस बार 100 सीटों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा सीटें पे लड़ेंगे तो वो जो है वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन कुछ सीट यानी 99 सीट पे जो है ज़मानत जब्त हुई है। सिर्फ गुड्डू जमाली मुबारकपुर की जो 2 टर्म के 36,000 लगभग वोट मिला है। लेकिन एक झूठा प्रचार ये भी किया जा रहा है, क्योंकि हमें तो सच्चाई दिखानी, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एमआईएम की हो। एक प्रचार ये किया जा रहा है कि भाई नोटा को ज़्यादा वोट मिले हैं ओवैसी से ज़्यादा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि नोटा का जो गिन रहा है वो 403 सीटों का गिन रहा है कि नोटा को 0.75 या 70% कुछ वोट मिला नोटा को, जबकि ओवैसी को 0.64 जो वोट मिला वो 100 सीटों पे मिला है, जबकि नोटा का जो है वो 100% का बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा 403 सीटों का बताया जा रहा है। ये मेरा तो ये मानना है कि ओवैसी को ऐसे टाइम पर वोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों के सामने एक दुश्मन खड़ा है। बिल्कुल। अगर ये ओवैसी जितनी ताकत से अभी लड़ रहे हैं यानी हाँ कहाँ मुकाबले में हाँ सही बात तो यानी जब कांग्रेस सत्ता में हो, समाजवादी सत्ता में हो, इस तरह के दल सेकुलर दल उनके सामने सीधे मुकाबला होगा तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है टिक पाओगे। नहीं तो ये जो है यहाँ पे तो सीधे मुसलमानों को तो ये है कि भाई इस सरकार से हमें निजात पाना है। ये भी तो एक बात कलीम सही है ना कि मुसलमानों की क़यादत उभरे ना पाए, इस वजह से समाजवादी पर दूसरी जो पार्टी ये भी कम से कम कोशिश करती है ऐसा लगता है। और इसीलिए क्योंकि ओवैसी ने ये कहा कि भाई हमने तो हर एक से बात की थी, अखिलेश से, कांग्रेस से, हमने सबसे कहा था कि हमसे गठबंधन करो, लेकिन गठबंधन नहीं किया हमसे किसी पार्टी ने। नहीं देखिए जिस तरह की राजनीति है इस वक्त, इस समय तो इस वक्त में तो कोई भी यानी सेकुलर पार्टी ओवैसी के साथ गठबंधन जब यानी असदुद्दीन ओवैसी जो है गठबंधन में नहीं, उसके बावजूद भी सपा और एमआईएम को एक जैसी पार्टी माना जा रहा है। और गठबंधन हो जाएगा तो फिर जो है सपा जो है यानी जो 36% वोट मिलता है वो 20% में सिमट जाएगी। जो आईटी सेल जो चलाता है मुल्ला मुलायम बोलकर, वो वाकई में वो लोग कर देंगे उसमें साला वो। हाँ तो कलीम अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, लेकिन ये भी एक बात सच्चाई है कि भाजपा की वोटों में सीटों में ज़बरदस्त कमी आई है वहाँ पर, है ना। 325 आप जीते थे, आप कहाँ 350 पर आ गए हैं, अब सीधा 50-60 सीटें हार गए। तो अजय तो कोई भी नहीं है, हारना तो सबको है। तो ये जो सीटें कम हुई है गोदी मीडिया है, क्योंकि हमने एक बार देखा था कि जवाहरलाल नेहरू एक मरतबा कहीं इलेक्शन में खड़े हुए थे और उस वक्त शायद टेलीग्राफ या किसी की हेडलाइन थी कि क्योंकि उनके सामने जो नेहरू के सामने जो उम्मीदवार थे उसे 50,000 वोट मिले थे, तो न्यूज़पेपर ने हेडलाइन ये छापी थी, नेहरू को 50,000 लोगों ने नकार दिया। आज का मीडिया ये हिम्मत नहीं कर सकता। राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू के ख़िलाफ़ लड़े थे, तो उस टाइम इस तरह के से जो है वो ज़माना अलग था, उस टाइम लोगों की सोच अलग थी, अभी ज़माना अलग है। इस वक्त जो है किस तरह से हिंदू हित को के ज़रिए यानी एक कट्टरता के ज़रिए सिर्फ एक सारे जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक ये बात सीमित नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि भले मेरा मानना ये है कि भाजपा की सीटें भले कम हो गई हैं, लेकिन 2024 में इस परिस्थिति में जो है भाजपा को नहीं हराया। जब तक यानी ट्रायंगुलर या 4 एंगल पे लड़ाई नहीं होगी तो भाजपा को यानी 80 बनाम 20 ही हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो गुजरात है, जो प्रयोगशाला है आरएसएस की, जो मोदी शाह का गृह राज्य है, वहाँ पर जो चुनाव होंगे वहाँ पर भी यूपी के चुनाव के नतीजे हावी रहेंगे, यानी बीजेपी को काफ़ी फायदा वहाँ पर भी लगता है आपको। देखिए या आम आदमी पार्टी नुकसान पहुँचा सकती है यहाँ पर भी। यानी सबसे इन 5 राज्यों में सबसे सुखद खबर जो मैं मानता हूँ वो है कि पंजाब का
यानी वो देश के हित में है, किसी को खुला मैदान नहीं मिलना चाहिए सियासत में। भाजपा को अभी तक यानी एकदम खुला मैदान, जिस तरह से वो चल रही है, खुला मैदान, उसके खिलाफ मोदी के सामने कोई चेहरा भी नहीं खड़ा हो पा रहा है विपक्ष में। हालांकि मोदी के बाद योगी के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जो है चुनौती देंगे आने वाले मोदी ने खुद ने तो किया था ना कि 70 साल जिसकी उम्र हो गई वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तब मोदी खुद 70 के हो रहे हैं, 24 हो गए, 24 में 75 हो जाएंगे। तो यानी मोदी को योगी आडवाणी याद दिला देंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं, अभी इस लायक तो योगी नहीं बने हैं, लेकिन 29 में डेफिनेटली जो है। नहीं, ये इस लायक नहीं बने नहीं कह सकते कलीम, क्योंकि देखिए जो देश का हिंदू जनमानस था, जिसने नरेंद्र मोदी को बड़ा हिंदू सम्राट माना, लेकिन अब देखिए जो 7-8 साल का जो कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उनके कपड़े आप देखिए किस तरीके से बदले। 1-1 करोड़ के 10-10 लाख के सूट, उनके कुर्ते पजामे, सुबह में अलग, शाम में अलग, रात में अलग, है ना। लेकिन योगी का जो आपने देखा कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन योगी के लिबास में, योगी के किसी चाल चलन में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई। यानी मोदी से बड़ा एक हिंदू सम्राट बनकर योगी उभर गए। नौजवानों के अंदर ख़ास बात ये नज़र आ रही है, वही उनका भगवा लुंगी, भगवा कुर्ता, भगवा ऊपर रुमाल डाला हुआ, सारा वो जो ढर्रा उनका था 5 साल में बदला नहीं है। तो हिंदू जनमानस में योगी जो है मोदी से बड़े हिंदू सम्राट बन के नज़र आ रहे हैं। जो मैं बीच में रोकूंगा, इसमें इसको भी इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि योगी के खिलाफ खड़े हुए थे मौर्य, है ना, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे, उनको हरा दिया गया। तो हिंदुओं ने खुद ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि वो योगी के खिलाफ जा रहे थे, ये माना जाए। बिल्कुल इस तरह का माना जा सकता है कि, लेकिन आज की तारीख में जो अभी तक बीजेपी की सियासत मोदी और शाह के नाम से जानी जा रही है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद से जो है अमित शाह तीसरे नंबर पे आ गए, मोदी और योगी के नाम से भाजपा जानी जा रही है। और ये आने वाले दिनों में ये ट्रेंड, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत मिला है कि उत्तर प्रदेश से टॉप लीडरशिप अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश से उनको यानी योगी को हटाने की ताकत इनके पास नहीं है। जो इलेक्शन से पहले नहीं हटा पाए, तो इलेक्शन के बाद जो है ये जो रिज़ल्ट आया, भले मोदी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट योगी के चेहरे पे मिला है, चेहरे पर ज़्यादा मिला है। ठीक है कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे आए वो वाकई में सबको हैरान करने वाले थे, और जिस तरीके से योगी का जो ब्रांड है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये एक हकीकत है दोस्तों। क्योंकि मोदी एक बड़े हिंदू सम्राट के तौर पर आए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया जो बदलाव नरेंद्र मोदी में आया, लेकिन योगी में 5 साल में वो बदलाव नहीं आया है। और यही हिंदू जनमानस के दिल दिमाग में वो कहते हैं ना हथौड़े मारने का काम कर रहा है कि बड़ा हिंदू सम्राट है। तो ये चीज़ें तमाम सबको सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि इस देश के हिंदू ने भले ही वोट किया हो हिंदुत्व के नाम पर, मज़हब के नाम पर, लेकिन इस देश का मुसलमान कभी भी मज़हब के नाम पर वोट नहीं करता है। वो हमेशा देश के लिए और मजबूत उम्मीदवार को देखकर ही हमेशा वोट करता है। ये बात सभी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखी है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।